सुप्रभात दोस्तों, आज हम आपको नालंदा ले चल रहे हैं। नालंदा बिहार राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन नालंदा को हम सिर्फ इस वजह से नहीं जानते। पुराने समय में यहाँ एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हुआ करती थी, जो अब खंडहर है। तो हम आज यहीं का भ्रमण करेंगे। टिकट खरीदी जा चुकी है दोस्तों। जिस यूनिवर्सिटी से पूरी दुनिया में 800 सालों तक ज्ञान की गंगा बहती रही, हम आज उसके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे और सब कुछ दिखाएंगे। नालंदा एक संस्कृत शब्द है। नालम यानी कमल, जो ज्ञान का प्रतीक होता है। दा यानी देने वाली, तो नालंदा यानी ज्ञान देने वाली। ज्ञान देने वाली ये जगह तो थी ही। बाय द वे 2016 में यूनेस्को ने इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है। तो ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये उसी का बोर्ड है। तो चलिए चलते हैं इस विश्वविख्यात विश्वविद्यालय को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि। पुराने समय में इस जगह को बड़गांव कहा जाता था, और जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर जब इस जगह को आए थे, तब इस जगह को कुंडलपुर कहा जाता था। भगवान बुद्ध यहाँ करीब 600 BC में 600 ईसा पूर्व में आए थे, और उन्होंने यहाँ पर अपना तीसरा उपदेश दिया था। तब इस जगह पे मैंगो की गार्डन हुआ करती थी, जिसे पवारिका कहते थे। करीब उसके 1000 साल बाद, आज तो ये बिहार है, तब मगध हुआ करता था। तो मगध के गुप्ता डायनेस्टी के जो राजा थे, कुमारगुप्त प्रथम, उन्होंने 5वीं सदी में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। गुप्ता डायनेस्टी के बाद कन्नौज, जो आज यूपी में है, वहां के राजा हर्षवर्धन ने आगे का निर्माण कार्य कराया, आगे यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया। हर्षवर्धन के बाद 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक पाला डायनेस्टी के राजाओं ने आगे का निर्माण कार्य कराया और इसका देखभाल किया। एक्चुअल यूनिवर्सिटी 10 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ था। खैर, पढ़ते कहाँ थे, रहते कहाँ थे, कमरे कैसे थे, इन सारे चीज़ों को हम देखेंगे और जानेंगे। लेकिन पहले इस सवाल पे आते हैं कि आखिर आज हमको इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता कैसे है। तो फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन को हुएन सांग की एक किताब सुजुकी ऑक्सफोर्ड से मिल गई, और उस किताब की जानकारियों के आधार पर वो खोजने लग गए। 1812 ईस्वी में कुछ लोकल लोगों ने उसका ध्यान इसकी ओर दिलाया, जो तब ऐसा दिखता था। तभी इस जगह की पहली सर्वे की गई। 1861-1862 में एक ऑफिशियल सर्वे हुई अलेक्जेंडर कनिंघम और नई बनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। 1905 में लॉर्ड कर्जन, जो तब यहाँ के वायसराय थे, उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल बनाया, और 1915 में इस जगह की खुदाई चालू हो गई। उन्होंने ही मोहनजोदारो और हड़प्पा की भी खुदाई करवाई थी। अभी तक जो भी हमें खुदाई में मिला है वो इस मैप में दिखाया गया है। तो इधर देख सकते हैं जो सटे सटे हुए हैं, वो है हमारा मोनास्ट्रीज, विहार, और सामने जो थोड़ा दूर दूर में है वो मंदिर है। तो अब तक हमें 11 मोनास्ट्रीज खुदाई के बाद मिला है। इतिहास में बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में 4 गेट थे। अब तक खुदाई में एक भी असली गेट नहीं मिला है। हम जिससे आए हैं वो असली गेट नहीं है। तो इस विद्यालय में 10,000 स्टूडेंट होते थे और 1500 टीचर। तो आप समझ सकते हैं कि हर 7 स्टूडेंट के लिए एक टीचर। तो अब हम जा रहे हैं मोनास्ट्रीज की ओर, यानी विहार की ओर, जिसे आप क्लासरूम कह सकते हैं, जहां पे पढ़ाई वगैरह होती थी। तो हमारे दाईं ओर मोनास्ट्रीज है, विहार है, जिधर पढ़ाई लिखाई होती थी, और बाईं ओर मंदिर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6ठी मोनास्ट्रीज है, विहार नंबर 6। तो इस विहार के गेट के दाईं ओर और बाईं ओर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी होती थी। तो यहां से जब आप अंदर जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा ये हॉल दिखेगा, क्लासरूम दिखेगा, और किनारे किनारे जो आपको कमरे दिख रहे हैं वो स्टूडेंट्स के रहने के लिए कमरे होते थे, यानी हॉस्टल। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ये एक कमरा है, तो यहां पे 1 या 2 स्टूडेंट रहते थे। यहाँ पे जो तखा की तरह दिख रहा है उसमें दीपक वगैरह जलती थी या किताबें वगैरह रखी जाती थी, और ये हमारा कमरा है।
तो आप देखिए ये कितनी पुरानी बात है, आज से करीब 1600 ईयर पहले की बात है। और ये यहाँ पर शिक्षक जो है, टीचर जो होते थे वो यहाँ से पढ़ाते थे, नीचे बच्चे बैठते थे। अच्छा, हम जहाँ पे चल रहे हैं ये पहला तल्ला है, पहला मंजिला है, ये फर्स्ट लेवल पे हम चल रहे हैं। और ये जो चूल्हे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे मेटल वगैरह मेल्ट किया जाता था, गलाया जाता था, साथ में खाना वगैरह भी पकाया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि लेबोरेटरी की तरह भी इस जगह को यूज की जाती थी। और सामने जो दिख रहा है यह कुआं है, तो इसके अंदर ही कुआं भी होता था, यानी पानी वगैरह पीना हो तो वो सारी व्यवस्थाएं यही है, रहना यही, मतलब स्टूडेंट्स को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इस हॉल से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तो आज से 1600 साल पहले की हॉस्टल की कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हर चीज फ्री थी। 200 गांव का टैक्स सिर्फ इस यूनिवर्सिटी को जाता था। राजा ने 200 गांव इस यूनिवर्सिटी को समर्पित कर दिया था। अब अगर हम किसी दूसरी मोनास्ट्रीज में भी चलें, तो जैसे अगर हम इस मोनास्ट्री में चलें, मोनास्ट्री नंबर 8, तो वैसे तो काफी सिमिलर सा ही होता था सारी मोनास्ट्रीज, 1-2 कमरे कम ज्यादा, करीब 32 कमरे होते थे एक मोनास्ट्री में, एक विहार में, किसी में 1-2 कम, किसी में 1-2 ज्यादा। और ये जो मोनास्ट्रीज थी, ये जो विहार थी, ये 3 मंजिला 3 तल्ले का था। तो मतलब इसमें एक मोनास्ट्रीज के अंदर 100 स्टूडेंट्स रहते थे, 100 स्टूडेंट रहते थे और 15 टीचर रहते थे। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि 7 स्टूडेंट पे 1 टीचर। और यहाँ सामने हमारा टेम्पल है, मंदिर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले पूजा वगैरह करते थे और फिर उसके बाद वो अपने क्लास में बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मं शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि कहते हुए चले जाते थे। ये हमारा टेम्पल नंबर 13 है। यहाँ पे इस तरह की 108 मोनास्ट्रीज थी, 108 विहार थी। अब तक 360 कमरे मिले हैं और सब मिलाकर 10,000 कमरे बताई जाती है। अभी यहाँ सिर्फ 10% की खुदाई हुई है, 30 एकड़ की जमीन की खुदाई हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी खुदाई में और क्या क्या मिल सकती है। तब यहाँ जो द्वारपाल होते थे, जिसे आप आज वॉचमैन या चौकीदार कह लें, वो बहुत क्वालिफाइड होते थे। वो हाईली क्वालिफाइड लोगों को चौकीदार बनाया जाता था। उनको बॉडी लैंग्वेज वगैरह सारी चीजें पता होती थी और इंटरव्यू वगैरह स्टूडेंट्स का वही लेते थे। जैसे आज आप एंट्रांस एग्जाम कह लीजिए, तो वो एक तरह से एंट्रांस एग्जाम लेते थे और उसके बाद ही स्टूडेंट्स यहाँ पे अंदर आ सकता था। कहा जाता है कि 100 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो पाते थे। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही लैंग्वेज चलती थी, संस्कृत और पाली। तो अगर कोई स्टूडेंट्स दूसरे देश से आया है तो उसे पहले संस्कृत या पाली लैंग्वेज जानना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेयर जो है वो तब उस जमाने की चेयर है, तब ऐसी चेयर हुआ करती थी। और यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल था जहाँ पे वाद विवाद, तर्क वितर्क वगैरह हुआ करता था, डिबेट कह लीजिए। तो डिबेट स्टूडेंट्स किया करते थे यहाँ पे। और यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ थी। इन सारी मूर्तियों को देखने के लिए आपको यहाँ पे म्यूजियम है, बगल में संग्रहालय है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे यहाँ से जो भी मूर्तियाँ मिली है वो सारी चीज़ें वहीं रखी गई है। उन प्रतिमाओं को, उन स्टैचूज को देखकर आप यहाँ के आर्ट को समझ पाएंगे, तभी आर्ट कितनी कमाल की हुआ करती थी। तो ये चेयर रहा, अलग अलग मुद्राओं में है ये चेयर, भगवान बुद्ध के अलग अलग मुद्राओं में बनाई गई है। तो इस साइड आपको मंदिर वगैरह दिखता है और इधर की साइड आपको सारी मोनास्ट्रीज उस लाइन में मिलती है, सारी विहार मिलती है। यहाँ पे शायद मेडिटेशन वगैरह होता था। तो ध्यान करना, मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था उस वक्त, क्योंकि नॉलेज गेन करने का, ज्ञान प्राप्त करने का वो एक महत्वपूर्ण जरिया था। ध्यान करके ही नॉलेज गेन कर लिया जाता था। मेडिटेशन के लिए बने ये सारे जगह चकोर होते थे, यानी रेक्टेंगल शेप का होता था। और ये मंदिर 3, टेम्पल नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का। भगवान बुद्ध ने उपदेश यहीं पर दिया था। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, स्टूडेंट कह लीजिए, उनका नाम था सारिपुत्र।
उनका जन्म भी इसी जगह पे हुआ था और उनको निर्वाण भी यहीं प्राप्त हुआ, यानी उनकी मृत्यु भी यहीं हुई। तो ये स्तूप जो है इसे स्तूप कहते थे। ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, इसे स्तूप कहा जाता है, और जो छोटा छोटा सा होता है उसको चैत्याज कहते हैं। इस स्तूप को 272 BC 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया था। कहा जाता है भगवान बुद्ध के बाद अगर किसी की पूजा आराधना होती है तो वो सारिपुत्र की होती है। सारिपुत्र भगवान बुद्ध को बहुत प्रिय थे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। यहाँ से भी बहुत सारी मूर्तियां प्रतिमाएं मिली हैं और वो सब देखने के लिए आपको म्यूजियम जाना पड़ेगा, संग्रहालय जो यहाँ सामने है। तो ये जो गोलाकार आपको दिख रहा है, जितनी भी सर्कुलर शेप का है, वो सारे स्तूप हैं। कहते हैं जो टीचर या स्टूडेंट दूर दूर से आते थे, दूसरे देशों से आते थे, तो वो पहुंच नहीं पाते थे उस वक्त वापस। अगर उनकी मृत्यु यहाँ हो जाती थी तो उनके लिए समाधि के रूप में ये बना दिया जाता था। हमें इंटरनेट वगैरह पे इसी की तस्वीर दिखती है। नालंदा के लिए हम सर्च करते हैं तो यही हमें दिखाई पड़ती है। इसका एक कंजक्चरल रिकंस्ट्रक्शन बनाया गया है, यानी अनुमान के तौर पे कि यह मंदिर ऐसा दिखता होगा। तो कहते हैं यहाँ ऊपर से राजगृह, जो अब राजगीर है, वहां पूरा दिखता था। और ये जितने रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहे हैं, चकोर दिख रहे हैं, ये सारे मेडिटेशन के लिए। ये जगह पूरी तरह से आप सोचिए कि पहाड़ की तरह हो गया था, मिट्टी भर गया था। खुदाई करने के बाद ये जगह इतना कमाल दिख रहा है, तो एक्चुअल में 1600 साल पहले ये कितना कमाल दिखता होगा, मतलब कल्पना ही कर सकते हैं हम। खुदाई के बाद यहाँ पे बहुत सारी शिलालेख मिली और उन शिलालेख में जो चीजें लिखी गई हैं उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये कुमारगुप्त के टाइम का है, या ये पाला के टाइम का है, या फिर ये हर्षवर्धन के टाइम का है। और ये है मोनास्ट्री नंबर 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट मोनास्ट्री था इस पूरे विश्वविद्यालय में। इस मोनास्ट्री की महत्व सबसे ज्यादा थी और यहाँ पे आपको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कमरे दिखेंगे। तो यहाँ पे दाईं बाईं दोनों तरफ जो थी, इसमें बुद्ध की प्रतिमा लगी थी। और यहाँ से जो है आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा बड़ा कमरा दिखेगा, तो यहाँ पे थोड़ा एक्चुअल व्यू जैसा लगेगा। यहाँ से थोड़ी ज़्यादा आपको समझ आएंगी कि कैसा होता होगा। और ह्वेन सांग इन्हीं किसी कमरे में रहते थे, इसको वेरीफाई किया गया है। ये कमरे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दीपक वगैरह जलाया जाता था, किताबें रखी जाती थी। और इसमें जो है तो यहाँ पे माइका अवरक का पत्थर लगाया होता था जो लाइट को, सनलाइट या मूनलाइट को रिफ्लेक्ट करता था, और कॉपर की पट्टियां इस तरीके से लगी होती थी कि कमरे में लाइट आती थी। और यहाँ पे हमारा आगे ये स्टोर रूम है, इसमें छत है, आप देख सकते हैं। सबसे पुरानी मोनास्ट्री नंबर 1 में ये छत है, 1600 साल पुरानी छत, आप कल्पना करिए। और इतनी मोटी छत की सर्दी में सर्द नहीं और गर्मी में गर्म नहीं, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं थी। यहाँ पे विदेशों से कई सारे यात्री आए, जैसे ह्वेन सांग यहाँ 630 में आया और 645 में वो यहाँ से चले गए। तो उन्होंने 5 साल यहाँ पे स्टूडेंट की तरह बिताया और 10 साल टीचर की तरह। यहाँ उनका नाम मोक्ष देवा था। और इन्हीं यात्रियों की किताबों से हमें यहाँ के बारे में जानकारियां मिलती हैं कि यहाँ पे कैसे पढ़ाई होता था, क्या होता था। कहते हैं कोई विद्यार्थी अगर बीमार है, वो कमरे में है, तो आवाज जो है पढ़ाने वाले की उसके कमरे तक पहुंच जाती थी। इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। ह्वेन सांग को यहाँ से जाते वक्त 657 पुस्तकें मिली थी। 657 पुस्तक उसको दिया गया था, भेंट की तरह कह लीजिए। ह्वेन सांग के अनुसार यहाँ एक लाइब्रेरी थी जो 9 तल्ले की थी। ये लाइब्रेरी जिस जगह पे था उस जगह का नाम था धर्मगंज, जिसका मतलब होता है सत्य का पर्वत। और ये जो 9 मंजिले की लाइब्रेरी थी, 9 तल्ले की लाइब्रेरी थी, ये 3 खंड में था, 3 भागों में था। रत्नोदधि, रत्नोरंजक, रत्नोसागर। इसमें करीब 9 मिलियन पुस्तकें थी, ऐसी बताई जाती है। यहाँ पढ़ाने वालों में नागार्जुन, आर्यभट्ट, सुश्रुत, चरक जैसे नाम भी शामिल थे, जिसका नाम शायद आपने कभी सुना हो।
आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोल होने की बात कही थी और पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, यह भी बात कही थी उन्होंने। अब आते हैं लास्ट पार्ट में, इतने महान विश्वविद्यालय, इतनी महान यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ। तो इतिहासकार इसके लिए अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ कहते हैं बौद्ध धर्म के अलग अलग भागों में बंटने से आपसी भेदभाव होना शुरू हो गया, कम्युनलिज्म होने लगा और बौद्ध भिक्षुओं ने ही इसको पतन के कगार पे पहुंचा दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान उन लोगों का कर्मकांड समाप्त हो गया और उन्होंने ही बौद्ध केंद्र के खिलाफ बख्तियार खिलजी को निमंत्रण दिया। पहला अटैक यहाँ पर मिहिर कुल का हुआ। उसके बाद पाला डायनेस्टी के खत्म होने के बाद यहाँ पे मुस्लिमों का आगमन होता है और फिर उन लोगों का अटैक होता है। इसके पतन से जुड़ी, इसके डिस्ट्रक्शन से जुड़ी जो एक बहुत ही प्रचलित कारण बताई जाती है वो ये है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं और उसके तबीयत में कोई सुधार नहीं आती है। वो सारे हकीमों से इलाज करा के थक जाते हैं। कई उसके चाहने वाले उसे सजेस्ट करते हैं कि राहुल श्रीभद्र जो नालंदा महाविहारा के हैं उनसे इलाज कराई जाए तो शायद आप ठीक हो जाएंगे, पर वो बिल्कुल मना कर देते हैं। वो अपने धर्म से बाहर किसी और धर्म से जुड़े लोगों से अपना इलाज नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ती ही चली जाती है, कोई सुधार नहीं होता है और गंभीर होता चला जाता है, तो अंत में राहुल श्रीभद्र को बुला लिया जाता है। लेकिन बख्तियार खिलजी उनके सामने शर्त रखते हैं कि उसके द्वारा दी गई कोई दवा वो नहीं लेंगे, लेकिन उसे उन्हें ठीक करना होगा। राहुल श्रीभद्र उनके शर्त को स्वीकार करते हुए उन्हें कुरान पढ़ने देते हैं और कुरान के पन्नों में ही वो दवा का लेप लगा देते हैं। तो धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो इस तरीके से ठीक हुए हैं, तो फिर वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें बहुत जेलसी होने लगती है कि किसी और धर्म में ऐसी चीज कैसे है जो उसके धर्म में नहीं है। इसीलिए वो उसका जड़ को ही मिटा देना चाहते हैं। अतः वह लाइब्रेरी में आग लगवा देते हैं और उस लाइब्रेरी में इतनी पुस्तकें थी, कही जाती है कि वो आग करीब 6 महीने तक जलती रही थी। आपको आश्चर्यचकित होगा कि भाई 6 महीने तक कैसे जल सकती है। एक्चुअल में उस समय कागज नहीं होता था, ताम्रपत्र भोजपत्र होता था, तो इसलिए 6 महीने तक जलती रही थी। और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ज्ञान का स्रोत होगा वो, जहां पे 9 मिलियन से ज्यादा पुस्तकें थी। यानी वो भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो उसकी कोई कॉपीज नहीं बची, सारा का सारा खत्म हो गया। जो यात्री अपने साथ दूसरे देश लेकर गए थे बस वही रहा।